नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज सुबह 10 बजे आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक और जयशंकर प्रसाद के नाटकों का PDF दिया जा चुका है 10 बजे। आज की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को दी जा चुकी है और जिस तरीके से आप लोग उत्तर भेज रहे हैं उसी तरीके से लगातार उसी क्रम में आप लोग उत्तर भेजते रहें टेस्ट सीरीज़ का। और शाम को 5 बजे हमारी तरफ से सही उत्तर भेजा जाता है, तो उससे मिलान करके आपके कितने सही हैं ज़रूर आप लोग बताएं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक और जयशंकर प्रसाद के नाटकों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। कई दिन हो गए चैनल पर वीडियो पब्लिश नहीं हुआ था क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी, आप सभी लोग जानते ही हैं। ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब थी, अब थोड़ा स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य सही हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो पब्लिक कर देते हैं आप लोगों के पास। और जो भी हमारे मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है, परसों हुआ है, इधर 2-4 दिनों में हुआ है, वो ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें और जो टेस्ट सीरीज़ आपको दी जा रही है उसका उत्तर ज़रूर भेजें। जो PDF दिया जा रहा है उसे आप ज़रूर पढ़ते रहें। जैसे दीपिका हैं, सची हैं, रंजीत हैं, संजय, मीनाक्षी, स्वर्णा, स्वयं प्रकाश, मोहिनी, लक्ष्मी, विनय, सोमपति और सोनाक्षी, इन लोगों का एडमिशन जो हुआ है ये लोग ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। दीपिका, सची ध्यान दीजिएगा, रंजीत, संजय। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अभी इससे पहले डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल गया होगा, उसे भी देखिए। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। अंधेर नगरी नाटक में निम्न कथन का आशय क्या है? कथन दिया गया है कि बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये कथन दिया गया अंधेर नगरी नाटक का, इसका आशय क्या है कि बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। विकल्प सुने। राजा का साम्राज्य दूर से सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से उतना नहीं। भारतीय साम्राज्यवाद की सभ्यता दूर से जितना सुंदर है अंदर से उतना नहीं। भारतीय देशी रजवाड़ों की सभ्यता दूर से जितना सुंदर है अंदर से उतना नहीं। पश्चिमी साम्राज्यवाद की सभ्यता दूर से जितना सुंदर है अंदर से उतना नहीं। ऊपर जो कथन दिया गया है उस कथन का आशय क्या है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी। पश्चिमी साम्राज्यवाद की सभ्यता दूर से जितनी सुंदर लगती है अंदर से उतनी सुंदर नहीं, यानी दिखावा कुछ और है। जैसे कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो व्यंग्य किया गया है पश्चिमी साम्राज्यवाद की सभ्यता पर जो व्यंग्य किया गया है उपरोक्त कथन के माध्यम से कि बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। तो यह कहने का आशय ये है, जो व्यंग्य किया गया है कि पश्चिमी साम्राज्य की सभ्यता दूर से जितनी सुंदर दिखाई देती है अंदर से उतनी नहीं है, अंदर से उस तरीके से नहीं है। प्रश्न संख्या 2 देखें। अंधेर नगरी के पात्र कौन कौन से हैं? विकल्प में है महंत रामदास, नारायण दास, गोवर्धन दास, महंत, कल्लू, गोवर्धन दास, नारायण दास, गोपी, गोविंद, हलवाई, रीता, देवसेना। इनमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी। महंत हैं, कल्लू है, गोवर्धन दास हैं और नारायण दास हैं। रामदास नहीं, महंत रामदास नहीं है। नारायण दास, गोवर्धन दास तो हैं लेकिन महंत रामदास नहीं, केवल महंत हैं। तो महंत, कल्लू, गोवर्धन दास और नारायण दास हैं। अगला प्रश्न देखें। अंधेर नगरी नाटक के दृश्य का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प में दिया गया बाह्य प्रांत, राजसभा, जंगल, बाजार, जंगल, शमशान। 2 जगह जंगल लिखा है, यानी एक जगह जंगल का मध्य भाग है। तो प्रश्न संख्या 3 में आपका उत्तर होगा ए। सबसे पहले होगा बाह्य प्रांत, फिर होगा बाजार का दृश्य है, फिर जंगल का दृश्य है, फिर राजसभा का दृश्य है, फिर जंगल का दृश्य है और अंत में शमशान का दृश्य है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ए। चौथा देखें। रामगुप्त, शिखर स्वामी, मंदाकिनी और शकराज किस नाटक के पात्र हैं? विकल्प है भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न। अंधेर नगरी में भारतेंदु ने निम्न में से
किन विसंगतियों का वर्णन किया है? शिष्य द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन न करना, राजा का न्यायप्रिय न होना, सभी वस्तुओं का टकासेर मूल्य पर बिकना, राजा का अज्ञानी होना। विकल्प है 1 2 4, 2 3, 1 2 3 4, 1 3 4। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका सी 1 2 3 4। आप देखेंगे अंधेर नगरी में शिष्य द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन न करना भी दिखाया गया है। पालन न करने पर, बात न मानने पर अंधेर नगरी में जाते हैं। राजा का न्यायप्रिय न होना ये भी दिखाया गया, सभी वस्तुओं का टकासेर मूल्य पर बिकना यह भी दिखाया गया, और राजा का अज्ञानी होना यह भी दिखाया गया है। तो ये चारों के चारों बिंदु अंधेर नगरी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका विकल्प होगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न, भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा पहला बालकृष्ण भट्ट होंगे, अंबिका दत्त व्यास होंगे और प्रताप नारायण मिश्र होंगे। यह भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक हैं। आप जितने भी, ये वीडियो पब्लिश वीडियो है, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, सारे प्रश्न को देखिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है कि प्रश्न किस तरीके से हैं, कैसे आपको लगे, कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है और कितने प्रश्न इन प्रश्नों में से अगर आप करते तो आप कर सकते थे, सही कर सकते थे। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। अगर प्रश्न सही हैं, आपको लग रहे हैं कि हाँ आपके लिए फ़ायदा है इससे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए लोग हैं, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अंधेर नगरी नाटक से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर उत्तर होगा आपका सी 1 और 2 दोनों। अंधेर नगरी से संबंधित ये दोनों कथन सही हैं। भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना मात्र एक ही दिन में की थी, वो भी बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए किया था, वहाँ मंचन के लिए किया था। 6 अंक हैं इसमें, और इसमें विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारे सही हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का भारतेंदु ने किस नाम से अनुवाद किया है? विकल्प है दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। यहाँ पर उत्तर होगा आपका पहला दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया था? विकल्प है हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। नाटक का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है, द्विवेदी युग को कहा जाता है, प्रसाद युग को कहा जाता है, या उपरोक्त सभी युगों को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए, नाटक का स्वर्ण युग भारतेंदु युग को माना जाता है। अंधेर नगरी नाटक का विषय क्या है? देशी राजाओं की दुर्दशा, भारतीय नारी का आदर्श, भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार, अंग्रेजी राज में भारत की दुर्दशा। यहाँ पर आपका इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर होगा सी, भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से जो भ्रष्ट शासन तंत्र है, उस भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य के माध्यम से प्रहार किया है। कौन सा नाटककार भारतेंदु युग का नहीं है? लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी गोविंद वल्लभ पंत। भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा है? ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा। यहाँ पर उत्तर होगा बी सती प्रताप। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, भारतेंदु का जो ये अधूरा नाटक है सती प्रताप,
इसे किसने पूरा किया। चलो ये तो प्रश्न हो गया आपका कि अधूरा कौन सा है, सती प्रताप हो गया, लेकिन अधूरा है तो क्या इसे किसी ने पूरा किया है? बिल्कुल, भारतेंदु जी के एक फुफेरे भाई हैं जिनका नाम है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु के इस अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया है। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 14 देखें, अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह है अति ख्वारी। उपरोक्त टेक भारतेंदु के किस नाटक का है? किस नाटक का है? विकल्प है दिल्ली दर्पण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कामना। प्रश्न संख्या 14 में आप देखें तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 14 का बी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा का नाटक जो है उसी का ये टेक है, उसी का यह दोहा है कि अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह है अति ख्वारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, जो भी पेड मेंबर्स हैं और अनपेड मेंबर्स हैं सभी लोग ध्यान दें, जैसे दीपिका, सची, रंजीत, संजय, मीनाक्षी, स्वर्णा, स्वयं प्रकाश, सभी लोग ध्यान दें कि जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उन प्रश्नों को आप लोग जरूर लिख लीजिए, कॉपी पेन आपके पास होगा ही। अगला प्रश्न देखें, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। उपरोक्त पद किस नाटक का है? यहाँ पर विकल्प में जो आप लोगों को दिया गया है वो 3 विकल्प हैं। एक अंधेर नगरी है, दूसरा सती प्रताप है, तीसरा दुर्लभ बंधु है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप देखें इनमें से कोई नहीं इसलिए दिया गया क्योंकि कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज ये भारत दुर्दशा का है। आप लिख लें भारत दुर्दशा, कॉपी पेन आपके पास होगा। भारत दुर्दशा का ये पद है कि कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। ये पंक्ति आप जरूर लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा का 5वां अंक कौन सा है? देखिए जितने भी नाटक आपके पाठ्यक्रम में हैं उन नाटकों में कुल कितने अंक हैं इसे आपको ध्यान रखना है। अंक का स्थान कौन सा है इसे आपको ध्यान रखना है। उस नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ इसे ध्यान रखना है। पात्र कौन से हैं ये ध्यान रखना है और विषय वस्तु क्या है इसे ध्यान रखना है। अगर इतना आपने ध्यान रखा, इतना कहीं आपने नोट्स बना लिया तो ये मानकर चलिए कि आपके पाठ्यक्रम में जितने नाटक हैं उनसे अगर प्रश्न आता है तो 80% प्रश्न आप हल कर लेंगे। 80% मैंने इसलिए कहा, 20% इसलिए छोड़ दिया कि कभी कभी नाटक में बीच में कथन दे दिए जाते हैं कि ये किसका कथन है। तो अगर आप पूरा नाटक नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ विषय वस्तु पढ़ लेते हैं, पात्र पढ़ लेते हैं, प्रकाशन वर्ष पढ़ लेते हैं, अंक पढ़ लेते हैं, अंकों का स्थान पढ़ लेते हैं, तो 80% प्रश्न आप हल कर लेंगे। तो उसे आप लोग जरूर ध्यान रखिए। भारत दुर्दशा का 5वां अंक कौन सा है? तो 5वां अंक होगा आपका उत्तर सी, किताब खाना। अगला प्रश्न देखें, भारत दुर्दशा के 4थे अंक में, अब जैसे देखिए जो 20% मैंने छोड़ा था वो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत दुर्दशा के 4थे अंक में निम्न पंक्ति किसकी है? जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रच खेलत नित्य शिकार भगवान। ये किसने कहा है? तो भारत दुर्दैव ने कहा है, रोग ने कहा है, आलस्य ने कहा है, मदिरा ने कहा है। अब कई लोग, मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, कई लोगों के गलत उत्तर आ रहे हैं, आप लोग खुद ध्यान दीजिए। देखिए अगर थोड़ी सी चीज़ों पर ध्यान देंगे, थोड़ा आप सोचेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। कुछ देसी कहावतें होती हैं। देसी कहावतों में जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो लोग कहते हैं कि ईश्वर साधारण सीधे मौत नहीं लेता है, किसी की आन रख के मौत लेता है। आन रख के मतलब किसी के आन रखने का मतलब ये होता है किसी बहाने से। तो ठीक उसी तरीके से रोग ये कह रहा है, ये रोग का कथन है। रोग कहता है कि जगत सब मानत मेरी आन,
और ईश्वर भी है, वो सीधे किसी की जान नहीं लेता है, बल्कि एक रोग के माध्यम से, मेरे माध्यम से दिखा देता है कि इनको रोग हो गया इसलिए इनकी जान चली गई। इसीलिए रोग कहता है कि मेरी ही टट्टी रच खेलत नित्य शिकार भगवान। तो ये रोग का कथन है। भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक में रोग ने ये कहा है। प्रश्न संख्या 18 देखें कि भारत दुर्दशा के छठे अंक में निम्न पंक्ति किसकी है? जागो जागो रे भाई, सोवत निस्वय से गंवाई, जागो जागो रे भाई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम नेट की बात करें, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, या वर्तमान समय में टीजीटी पीजीटी की बात करें, ऐसे जो साधारण सिंपल प्रश्न होते हैं, सामान्य प्रश्न होते हैं, वो लगभग हर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही पूछ लेगा कि भारत दुर्दशा के किस अंक में जागो जागो रे भाई पंक्तियां हैं, तो छठे अंक में है। किसने कहा है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट में पूछा जा सकता है, इस तरीके का प्रश्न। तो ये भारत भाग्य का कथन है। भारत भाग्य इन गीतों, इन पंक्तियों को कहता है कि जागो जागो रे भाई, सोबत निस्वय से गवाई, जागो जागो रे भाई। और छठे अंक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने सुबह 10 बजे जो PDF आप लोगों को भेजा है, उस PDF को पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें दे दिया है कि कहाँ पर कौन से गीत हैं, किस अंक में हैं, और किस अंक में किस पात्र ने क्या कहा है। जितने महत्वपूर्ण है वो मैंने आप लोगों को दे दिया। साथ ही आप देखेंगे जो PDF आपको मिला है 10 बजे, उसमें जितने भी पात्र हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक में आप देखें 3 नाटक हैं पाठ्यक्रम में, उनमें जितने पात्र हैं वो पात्र कौन है, किसका क्या संबंध है एक दूसरे से, पात्रों का परिचय के साथ मैंने आप लोगों को दिया है, पूरा डायग्राम बना कर दिया है। अगर उन पात्रों के परिचय को आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप कर लेंगे परीक्षा में, अगर प्रश्न आता है उससे। तो अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से सन 1912 ईस्वी की नागरी प्रचारणी पत्रिका के अंक में छपा था? विकल्प है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, सज्जन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? उत्तर हो जाएगा बी, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, आप सभी लोग जानते हैं, बार बार परीक्षा में पूछा ही जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का यह कथन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? कमला, रोहिणी, विजया, राखी। बी में देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी। सी में मालती, उर्वशी, कामनी, स्वरूपा। डी में कृपी, रीता, राही, देवसेना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बी, देवसेना, विजया, देवकी और अनंत देवी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र कौन से नहीं हैं? चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, कार्नेलिया। बिल्कुल हैं, पहला होगा, पहला है। नंद, वरुचि, सुवासिनी, कल्याणी, ये भी चंद्रगुप्त के पात्र हैं। शकटार, आम्भिक, एलिस, मालविका, ये भी चंद्रगुप्त के पात्र हैं। लेकिन डी, पर्णदत्त, यहाँ पर पर्णदत्त, सर्वनाग, मालिनी, जयमाला, ये चंद्रगुप्त नाटक के पात्र नहीं हैं, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। ध्यान देना, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। स्कंदगुप्त नाटक में पुरुगुप्त की माता कौन है? कुमारगुप्त की बड़ी रानी देवकी क्या पुरुगुप्त की माता हैं? या कुमारगुप्त की छोटी रानी अनंत देवी पुरुगुप्त की माता हैं? या बंधु वर्मा की बहन देवसेना पुरुगुप्त की माता हैं? या भट्टार्क की जननी कमला पुरुगुप्त की माता हैं? कौन है? तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, कुमारगुप्त की जो छोटी रानी है अनंत देवी, वह पुरुगुप्त की माता है। तो इस तरीके के भी प्रश्न घुमाकर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक में सर्वनाग की स्त्री कौन है? रामा, मालिनी, विजया, जयमाला।
यहाँ पर आपका उत्तर होगा कि स्कंदगुप्त नाटक में सर्वनाग की पत्नी रामा है। सही उत्तर होगा ए। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी कि मालिनी, विजया और जयमाला कौन है। तो मालिनी मातृगुप्त की प्राणिनी है, विजया मालो के धनकुबेर की कन्या है, जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री अर्थात हम कह सकते हैं कि मालवा की रानी है। कौन? जयमाला। तो इनका जो परिचय है, ये सारा परिचय मैंने आप लोगों को सुबह जो PDF 10 बजे दिया है उसमें मैंने आप लोगों को दे दिया है। बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। उपरोक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। आपका उत्तर हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक की भूमिका में स्वीकार किया है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है? विकल्प है अजातशत्रु, विशाख, कामना, स्कंदगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, विशाख। विशाख की भूमिका में उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के अनुसार कल्याणी के विवाह का प्रस्ताव किससे किया गया था? उत्तर होगा आपका सी, पर्वतेश्वर से। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर से निमंत्रण के विषय में क्या कहा है? कि आर्य निमंत्रण नहीं लेते हैं, या आर्य किसी का निमंत्रण अस्वीकार नहीं करते हैं, या आर्य केवल मित्रता निमंत्रण स्वीकार करते हैं, या आर्य केवल युद्ध निमंत्रण स्वीकार करते हैं? क्या कहा है? चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर से निमंत्रण के विषय में कहा है कि आर्य किसी का निमंत्रण अस्वीकार नहीं करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि जो 30 प्रश्न मैंने यहाँ पर दिया है, इन 30 प्रश्नों में से अगर आप हल करते तो आपके कितने प्रश्न सही होते? दीपिका, सची, रंजीत, संजय, मीनाक्षी, स्वर्णा, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स, जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है, आज हुआ है या अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, वो लोग ध्यान दें। मोहिनी, लक्ष्मी, विजय, सोमपति, सोनाक्षी, ये जितने भी लोग हैं तो ज़रूर ध्यान दें कि कमेंट करना ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके व्हाट्सएप पे बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही जितनी PDF दी जा रही है, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उन्हें एक रफ बनाइए, उस पर आप लिखती चलिए, ताकि परीक्षा के समय आप आसानी से उनका रिवीजन आप लोग कर सकें। अंतिम प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपरोक्त श्लोक किस नाटक का है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का है, चंद्रगुप्त नाटक का है, भारत दुर्दशा नाटक का है, या स्कंदगुप्त नाटक का है? ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर होगा आपका बी, चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक के 6ठे अंक में देखें आप, अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा कि 6ठे अंक में अलका ने ये कहा है, अलका ने जो युद्ध है सेनानी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये श्लोक कहा है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह श्लोक किसने कहा है, तो ध्यान रखिए अलका ने कहा है। किस अंक में है ये भी पूछा जा सकता है, वो भी ध्यान रखें, 6ठे अंक में है। किस नाटक का है? तो चंद्रगुप्त नाटक का है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं आपको बताई जा रही हैं, कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठिए, चीज़ों को लिखते चलिए। यदि आप भी नए हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो परीक्षाएं सारी स्थगित हो चुकी हैं, आपको भी पता है। 2-2.5 महीने का जो समय आपको मिल रहा है, 3 महीने का जो समय मिल रहा है, अनिश्चित काल के लिए परीक्षा स्थगित हुई है। तो अभी भी अगर आप मेहनत और ईमानदारी के साथ लगेंगे तो बहुत ही आराम से कोर्स कवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अंतिम में रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप पढ़ें, आगे बढ़ें। ऊपर जो नंबर दिया है उस नंबर पे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आप लोग आगे बढ़ें। आप लोगों ने समय दिया, अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव क्लास में अपने पेड मेंबर्स के साथ।